सेक्शन 13 डील्स अबाउट डाइवोर्स। यहाँ पे डाइवोर्स ग्राउंड्स की बात की गई, तलाक के जो आधार हो सकते हैं उनके बारे में बताया गया। देखिए सेक्शन 13 के अंदर भी दो सबसेक्शन है, एक सबसेक्शन 1 है और एक सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 1 के अंदर हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए डिवोर्स ग्राउंड्स है, और सबसेक्शन 2 के अंदर सिर्फ वाइफ को कुछ ग्राउंड्स दिए गए फॉर द डिवोर्स। तो पहले हम सबसेक्शन 1 कवर करेंगे ना, एक बार इसको रीड आउट करते। सबसेक्शन 1 कह रहा है एनी मैरिज सोलमाइज्ड वेदर बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑन द पिटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर द हस्बैंड और वाइफ बी डिसॉल्व बाय द डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट द अदर पार्टी। अब इन ग्राउंड्स की बात की गई है। पहला ग्राउंड क्या है इसमें, हैज़ आफ्टर द सोलमाइजेशन ऑफ द मैरिज हैड वॉलंटरली सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हिज और हर स्पाउस। जैसे कि सबसेक्शन 1 के अंदर पहला पॉइंट ये कह रहा है अगर पति पत्नी में कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बनाता है, शादी के बाहर जाकर संबंध बनाता है, तो एक डिवोर्स का ग्राउंड है, तो दैट इज कॉल्ड अडल्ट्री। तो पहला जो बेस आ गया आपका डिवोर्स का वो आ गया अडल्ट्री। ये हस्बैंड वाइफ दोनों की बात हो रही है यहाँ पे ना, हम सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं। सेक्शन 1 के अंदर ये पहला पॉइंट है। इसी के अंदर दो पार्ट और दे रखे हैं, ए और बी। इसमें पहला कह रहा है हैज़ आफ्टर सोलमेशन ऑफ मैरिज स्टेटेड द पिटिशनर विद द क्रूल्टी। यहाँ पे बात की गई प्रताड़ना की, क्रूल्टी की, तो क्रूल्टी भी एक डिवोर्स का ग्राउंड हो सकता है। अब याद रखिए क्रूल्टी कैसी भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है या मेंटल भी हो सकती है। फिजिकल क्रूल्टी आपकी जैसे मारपीट करना, मेंटल क्रूल्टी आपका गाली गलौज करना या फिर अपशब्द कहना, या तो क्रूल्टी के बहुत से ग्राउंड्स हो सकते हैं। इसी में जो सेकंड बात की गई है बी ऑप्शन में, इसमें कहा गया हैज़ डिजर्टेड द पिटिशनर फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ पिटिशन। यहाँ पे बात की परित्याग की, डिजर्शन की, कि बिना किसी कारण किसी एक व्यक्ति को छोड़ देना। मान लीजिए पति पत्नी साथ रहे और पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़ के चली जाती है, अपने पियर चली जाती है या कहीं और चली जाती है, मतलब उसके साथ नहीं रहती, तो एक तरह का डिजर्शन है। लेकिन इसके लिए टाइम लिमिट है, ये टाइम कम से कम 2 साल का होना चाहिए। मान लीजिए पत्नी अगर आज पति के घर से अपने पियर चली गई, तो ऐसा नहीं कि 1 साल बाद हम डिजर्शन पे बेस पे हम डिवोर्स ग्राउंड बन जाएगा, नहीं, कम से कम 2 साल होने चाहिए। 2 साल बाद डिजर्शन आपका एक ग्राउंड बनेगा फॉर डिवोर्स। पर उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न। तो ये साबित करना पड़ता है कि विदाउट एनी रीज़न एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को छोड़ के जा चुका है या उसकी कंपनी में नहीं रह रहा, उसके साथ कोहेबिट नहीं कर रहा। सेकंड इसका ग्राउंड है हैज़ सीज टू बी हिंदू बाई कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। तो हम सेकंड कह सकते हैं सीज टू बी हिंदू। हमने सेक्शन 5 में पढ़ा था कंडीशन 1 हिंदू मैरिज, कि हिंदू मैरिज के लिए हिंदू होना आवश्यक है। अब अगर शादी के बाद वो किसी और धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मान लीजिए उसने मुस्लिम धर्म अपना लिया या क्रिश्चियन अपना लिया, पारसी अपना लिया, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो भी व्यक्ति अपनाता है, मान लीजिए वाइफ ने अपना लिया या फिर पति ने अपना लिया, तो अदर पार्टी के पास एक डिवोर्स ग्राउंड होता है। तो हम कह सकते हैं कन्वर्जन भी एक डिवोर्स ग्राउंड है। तीसरा सेक्शन कह रहा है हैज़ बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड और हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच एन काइंड एंड टू सच एक्सटेंट दैट पिटिशनर कैन नॉट रीजनेबली टू बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट। यहाँ पे बात की गई है मानसिक स्थिति की। मान लीजिए उसकी जो मानसिक स्थिति है वो इस कदर बिगड़ी हुई है कि उसको ठीक नहीं किया सकता, क्योर नहीं किया सकता उसको। दूसरा ये भी हो सकता है उसको किसी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर हो, इस प्रकार का बिहेवियर हो कि रेस्पोंडेंट के लिए उसके साथ रहना मुमकिन नहीं है, तो वो भी डिवोर्स ग्राउंड हो सकता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अनक्योरेबल, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं हम। लेकिन इस लेवल का है कि रेस्पोंडेंट के लिए उनके साथ रहना मुमकिन नहीं है। इसका फोर्थ ग्राउंड है हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वायलेंट एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में कहते हैं कुष्ठ रोग। अगर किसी प्रकार का कुष्ठ रोग है, इनक्योरेबल फॉर्म का कुष्ठ रोग है, तो वो भी एक डिवोर्स ग्राउंड बनता है। वो इसलिए बनता है क्योंकि जो कुष्ठ रोग है वो कॉन्टेजियस होता है। कॉन्टेजियस मतलब एक से दूसरे में फैलता है। तो अगर इस तरह का रोग है तो अदर पार्टी के पास डिवोर्स का ग्राउंड होता है। इसका फिफ्थ ग्राउंड है हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज इन ए कम्युनिकेबल फॉर्म। वेनरल डिजीज
वेंडल डिजीज़ क्या होती है? देखिए वेंडल डिजीज़ वो होती है जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसे बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़, जैसे कि आपका हो गया एचआईवी। तो अगर इस तरह की वेंडल डिजीज़ है जो कि कम्युनिकेबल है, मतलब एक से दूसरे में जाती है, तो अगर ऐसी किसी पार्टनर को बीमारी है तो अदर पार्टी के पास भी डिवोर्स का ग्राउंड है। नेक्स्ट है हैज़ रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर। रिनाउंस द वर्ल्ड मतलब ये होता है त्याग कर देना। एंटरिंग इन रिलीजियस ऑर्डर, जैसे साधु संत बन जाना होता है ना, कुछ लोग की परिवार को त्याग कर देते हैं, संत बन जाते हैं। तो अगर इस तरह की लाइफ में एंटर कर गया तो अदर पार्टी के पास ग्राउंड है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अदर पार्टी के पास डिवोर्स ग्राउंड बनता है। लास्ट ग्राउंड बता रहा है हैज़ नॉट बीन हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर पीरियड ऑफ 7 years और मोर बाय दोज पर्सन हु वुड नेचुरली हैव हर्ड ऑफ इट, हैज़ दैट पार्टी बीन अलाइव। अगर किसी पार्टनर का 7 साल तक कोई अता पता नहीं है, जनरली जिन लोगों को मालूम होना चाहिए, कोई बंदा जीवित है इसका किसको पता होता है? परिवार को पता होता है, या परिवार के बाद रिश्तेदार को पता होता है, दोस्तों को पता होता है। अगर इन लोगों को, पत्नी को या इन लोगों को पता नहीं है, 7 साल तक उसके बारे में कोई खोज खबर नहीं है, तो जनरली उसे डेड माना जाता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर 7 साल या 7 साल ज़्यादा तक उसकी खोज खबर नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ये भी एक डिवोर्स ग्राउंड होता है। तो सेक्शन 13 के पहले सब सेक्शन के अंदर 7 ग्राउंड्स थे डिवोर्स के। क्या कौन कौन से ग्राउंड थे? इसमें पहला ग्राउंड आया था आपका एडल्ट्री, इसी में 2 पॉइंट दिए हुए थे। एक आपका था क्रूल्टी और एक था आपका डिजर्शन, ठीक है। फिर आपका सेकंड ग्राउंड आया था कन्वर्जन, अगर हिंदू से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड ग्राउंड बना था आपका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर मेंटल डिसऑर्डर। इसके बाद आपका फोर्थ ग्राउंड था सफरिंग फ्रॉम वायलेंट एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी, जिसे हम कहते हैं कुष्ठ रोग। क्यों? क्योंकि ये कॉन्टेजियस होता है। फिर आपका फिफ्थ था वेंडल डिजीज, अगर किसी पार्टनर को वेंडल डिजीज हो कम्युनिकेबल फॉर्म में, मतलब एक से दूसरे में हो जाए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जैसे कि एचआईवी, तो ये भी ग्राउंड था। फिर छठा आपका आया था रिनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू सम रिलीजियस ऑर्डर, साधु संत बन जाना। सातवां ग्राउंड आपका आया था हैव नॉट हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर 7 years और मोर देन 7 years। तो देखिए 7 ग्राउंड थे और ये हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों इन ग्राउंड से बेस पे डिवोर्स पिटिशन फाइल कर सकते हैं। फर्दर हम सेक्शन की बात करेंगे। इसमें एक अगला सेक्शन है सेक्शन 1A, इसमें भी कुछ डिवोर्स ग्राउंड्स दिए हुए फॉर हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए दिए हुए। क्या है वो देखते हैं हम आगे। तो याद होगा दोस्तों, हमने वीडियो के बीच में पढ़ा था सेक्शन 9 RCR रेस्ट्रिक्शन कॉन्जुगल राइट्स और सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। ये 1A में जो ग्राउंड्स दिए डिवोर्स के, वो जुडिशियल सेपरेशन और RCR के बेस पे दिया हुआ है। पहला पॉइंट है दैट देयर हैज बीन नो रिजप्शन ऑफ कोहिबिटेशन एज बिटवीन द पार्टीज टू मैरिज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year और अपवर्ड्स आफ्टर पासिंग ऑफ डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन इन ए प्रोसीडिंग्स टू विच दे वर पार्टीज। ये जुडिशियल सेपरेशन की बात हुई थी। जुडिशियल सेपरेशन में पढ़ा था किसमें? सेक्शन 10 में। अब अगर पार्टीज के बीच में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हो गई है और उसको 1 साल 1 साल से ज़्यादा हो गया और उसके बावजूद दोनों में कोहिबिटेशन नहीं हो रहा, दोनों पार्टी साथ में नहीं रह रही, तो इधर पार्टी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के पास ग्राउंड है कि वो डिवोर्स पिटिशन लगा सकते हैं, दोनों के पास डिवोर्स का ग्राउंड बन जाएगा। लेकिन तो कंडीशन क्या है कि कम से कम 1 साल या 1 साल ज़्यादा का टाइम होना चाहिए जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पास हुए। ऐसे इसका सेकेंड पॉइंट करा that there has been no restriction of conjugal rights as between the parties to the marriage for a period of 1 year upwards after the passing of degree for restriction of conjugal rights in a proceeding to which they were parties। अब यहाँ पे बात हुई थी RCR, मैंने आपसे बोला था रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, RCR बोलते हैं सेक्शन 9 जो था
सेक्शन 9 की डिग्री ये पास हो गई है। मान लीजिए हस्बैंड ने सेक्शन 9 की डिग्री लगाई थी वाइफ के अगेंस्ट में और वो हस्बैंड के फेवर में आ चुकी है और उसको पास हुई 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया, तो यहाँ पे इधर पार्टी मतलब यहाँ पे हस्बैंड के पास भी ग्राउंड है फॉर द डिवोर्स और यहाँ वाइफ के पास भी ग्राउंड है। ऐसा नहीं है कि ये हस्बैंड के फेवर में आई है तो सिर्फ हस्बैंड को भी ग्राउंड है, यहाँ वाइफ को भी ग्राउंड मिला है, तो हस्बैंड वाइफ दोनों की यहाँ बात हुई है। अब हम बात करेंगे उन ग्राउंड्स की जो सिर्फ वाइफ को दिए हुए हैं, जो कि सेक्शन 2 के अंदर बताया हुआ है ना। देखिए इसको रीड आउट कर लेते हैं। कह रहा है वाइफ में ऑल्सो प्रेजेंट पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिग्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स। पहला पॉइंट कह रहा है इसका, इन द केस ऑफ एनी मैरिज solemnized before the commencement of this act that the husband had married again before such commencement or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of solemnization of marriage of the petitioner। अगर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अगर कोई व्यक्ति शादी कर लेता है और उससे पहले उसकी एक शादी और हुई होती है या फिर शादी के बाद एक और शादी कर लेता है या फिर 1955 से पहले जब किसी महिला की पुरुष से शादी हुई है और उसे पता चला कि उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है, तो ऐसी परिस्थिति में वाइफ के पास डिवोर्स ग्राउंड है। वैसे ये पॉइंट जो है ये 1955 है, आज देखा जाए तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ये बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट की बात की गई, जाहिर सी बात है उस टाइम जो शादियाँ होगी, आज तो वो व्यक्ति शायद होंगे भी नहीं। सेकेंड ग्राउंड इसमें कह रहा है दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमेशन ऑफ मैरिज हैज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टिलिटी। ये कह रहा है कि शादी के बाद अगर पति किसी क्रिमिनल केस के अंदर गिल्ट पाया जाता है, दोषी पाया जाता है, तो पत्नी के पास डिवोर्स का ग्राउंड होता है। लेकिन वो क्रिमिनल केसेस कौन से? वो क्रिमिनल केस आपका हो गया रेप का अगर दोषी है, सोडोमी का है, सोडोमी इज बेसिकली एनल सेक्स होता है ना, देन आपका है बेस्टिलिटी, बेस्टिलिटी इज एनिमल सेक्स। अगर इनका दोषी पाया गया तो फिर पत्नी के पास ग्राउंड है डिवोर्स का। देखिए इसका थर्ड ग्राउंड बता रहा है दैट इन ए सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट proceedings under section 125 of Code of Criminal Procedure 1973 under corresponding section 488 of Code of Criminal Procedure 1898 a degree order as may be has been passed against the husband awarding maintenance to wife and that since the passing of such order degree cohabitation between the parties has not been resumed for 1 year and upwards। देखिए इसमें तीसरा ग्राउंड दिया कुछ मुकदमों के नाम दिए, जैसे हिंदू अडॉप्शन एक्ट हो गया, फिर आपका 125 CRPC हो गया। ये कुछ मुकदमे हैं जहाँ पे पत्नी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, भरण पोषण क्लेम कर सकती है पति से। अगर ऐसे मुकदमों के अंदर पत्नी के फेवर में भरण पोषण का डिग्री पास हुई है और पत्नी पति के साथ नहीं रह रही और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के बाद भी पति पत्नी साथ में नहीं रह रहे, उनके बीच में कोहैबिटेशन नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पे वाइफ को डिवोर्स का ग्राउंड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है वो वाइफ के फेवर में होना चाहिए। नेक्स्ट ग्राउंड दे रखा है दैट हर मैरिज वाज सोलमनाइज्ड बिफोर शी अटेंड द एज ऑफ 15 years एंड शी हैज रेपुडिएटेड द मैरिज आफ्टर अटेनिंग दैट एज बट बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years। देखिए कह रहा है कि अगर किसी महिला की शादी जो 15 साल की नहीं थी उससे पहले हो जाती है, मान लीजिए 8 साल 9 साल 10 साल जो पहले बाल विवाह हुआ करते थे, अगर ऐसी उम्र में उस महिला की शादी होती है और जब वो 15 साल की उम्र गेन कर लेती है, अटेंड कर लेती है और उस वक्त वो उस शादी का विरोध करती है, रेपुडिएटेड करती है, कब तक? बिफोर 18 years, जब तक 18 years पूरे नहीं कर लेती। अगर 18 साल पूरे कर लिए तब की बात नहीं है, बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 years, तो 15 से लेकर 18 के बीच में अगर वो शादी का विरोध करती है तो वो भी एक डिवोर्स ग्राउंड होता है महिला के लिए। बेसिकली जो ये चाइल्ड मैरिज होते थे ये उसको देखते हुए प्रोविज़न दिया गया है। तो सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट सेक्शन, एक बार वापस इसको रिपीट करते हैं। अगर हम इसकी समरी देखें पूरे सेक्शन 13 की, तो इसमें सेक्शन 13 के अंदर 2 सबसेक्शन है, 1 और 2। सबसेक्शन 1 के अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ग्राउंड है और सबसेक्शन 2 के अंदर वाइफ को कुछ ग्राउंड दिए हुए हैं। अगर हम पहले सबसेक्शन की बात करें तो इसमें 7 ग्राउंड्स थे। पहला ग्राउंड आपका क्या था? अडल्ट्री। मैं पूरा लिख रहा हूँ ना, इसको आप रिपीट कर सकते हैं साथ में। दूसरा ऐसे में था आपका क्रूल्टी। इसके बाद इसमें बी था आपका डिजर्शन। सेकंड ग्राउंड अपन ने दिया था अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या फिर मेंटल
डिसऑर्डर। तीसरा ग्राउंड आपका था कन्वर्जन। फोर्थ ग्राउंड आपका था लेप्रोसी। फिफ्थ ग्राउंड था आपका वेनरल डिजीज जो कम्युनिकल फॉर्म में हो। सिक्स्थ आपका था रिनाउंस द वर्ल्ड। फिर लास्ट में इसका सेवंथ ग्राउंड था आपका, सिक्स हो गया ना, हाँ सेवंथ हो गया आपका नॉट हर्ट ऑफ बीइंग अलाइव फॉर 7 ईयर्स। तो ये आपका सेक्शन 1 था जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ग्राउंड है। इसका सबसेक्शन 2 यहाँ पे वाइफ को 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं। बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, अगर वो दूसरा विवाह कर लेता है तो किसी भी वाइफ को, पहली दूसरी किसी भी वाइफ को डिवोर्स का ग्राउंड होता है, लेकिन कंडीशन ये थी कि अदर वाइफ शैल बी लिविंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो ये 1955 बिफोर कमेंसमेंट की बात की हो गई, उससे पहले की बात हो गई। तो ये केसेस की बात की थी, जैसे 125 CRPC की बात की थी। अगर ये पत्नी के फेवर में आते हैं, मेंटेनेंस के जो केस होते हैं, और 1 साल या 1 साल से ज़्यादा समय तक उनके बीच कोएबिटेशन नहीं होती है, तो यहाँ वाइफ के पास ग्राउंड है। सॉरी, ये आपका थर्ड ऑप्शन था। सेकंड आपका ये था कन्विक्शन आया था या गिल्टी ऑफ क्रिमिनल केसेस। कौन से थे? रेप था, सोडोमी था और बेस्टिलिटी था। ये आपका थर्ड था। और फोर्थ आपका था अगर 15 साल से पहले उसकी शादी होती किसी महिला की, और 15 साल की होने के बाद बिफोर 18 ईयर्स अगर वो रेपुडिएट करती है, उसका विरोध कर निराकरण करती है, तो वो भी एक डिवोर्स का ग्राउंड होता है। तो ये पूरा सेक्शन 13 कवर हो गया। अब बात करेंगे सेक्शन 13A की। नाउ नेक्स्ट सेक्शन 13A, अल्टरनेट रिलीफ इन डिवोर्स प्रोसीडिंग। बेसिकली कह रहा है कि कुछ परिस्थितियों के अंदर डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग होती है उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है और वहाँ पे उन कंडीशंस की बात होती है, उस पिटीशन में वो कंडीशन बताई जाती है। कौन सी कंडीशंस अभी रीड आउट करेंगे, समझेंगे कौन सी कंडीशंस की बात कर रहा। अगर वैसी परिस्थितियाँ पाई जाती है तो फिर उस परिस्थिति में प्रोसीडिंग की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि डिवोर्स प्रोसीडिंग काफ़ी लंबी प्रक्रिया होती है, काफ़ी साल इसमें निकल जाते हैं। रीड आउट करते क्या कह रहा है, देखिए। In any proceeding under this act on a petition for dissolution of marriage by degree of divorce, except in so far as the petition is founded on the grounds mentioned in clauses 2nd, 6th, 7th of subsection of section 13, the court may consider just to do so. The court may have considered it just so to do, having regard to the circumstances of a case, pass instead of degree for judicial separation. तो यहाँ पे कौन सी सब कंडीशंस की बात हुई? सेक्शन 13 जो ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स थे उसमें सबसेक्शन 1 जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों को ग्राउंड्स थे, उसके अंदर भी कौन से क्लॉज की बात हुई है? उसके अंदर क्लॉज की बात हुई है 2nd, 6th एंड 7th। ये याद रखना, 2nd, 6th और 7th। सेकंड क्लॉज क्या था अगर आपको याद हो तो? सेकंड क्लॉज क्या था? सेकंड क्लॉज क्या था इसमें सबसेक्शन 1 में? अगर आपको याद हो तो कन्वर्जन था कि सीजेस टू बी हिंदू। अगर वो हिंदू रिलीजन से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है तो एक तो ये बेस हो गया। 6th आपका था रिनाउंस द वर्ल्ड, साधु संत बन जाते हैं ना। रिनाउंस द वर्ल्ड मतलब जो साधु संत बन गया जिसने संसारिक सुख त्याग कर दिया हो। और 7th आपका था कौन सा? 7 ईयर्स वाला, हैव नॉट हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर 7 ईयर्स और मोर देन 7 ईयर्स। तो हम करेंगे 7 ईयर्स वाला, आप याद रखिएगा इसको ना। अगर ये 3 कंडीशंस है तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंदर डिवोर्स प्रोसीडिंग की जरूरत नहीं है। इसको आप याद रखिएगा कि क्लॉज 2nd, 6th एंड 7th ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 1। अगला सेक्शन है सेक्शन 13B, म्यूचुअल डिवोर्स, आपसी सहमति से तलाक। देखिए सेक्शन 13 मैंने पढ़ा था ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, वो आपका था कंटेस्टेड, मतलब कंटेस्ट करना पड़ेगा आपको। एक पार्टी डिवोर्स देना चाहती है, दूसरी पार्टी डिवोर्स नहीं देना चाहती है, तो उस कंडीशन में ग्राउंड्स दे देंगे। तो उस कंडीशन में ग्राउंड से फॉर कंटेस्टेड डिवोर्स। पर क्या हो अगर दोनों पार्टीज से डिवोर्स देना चाहते एक दूसरे को, मतलब पति पत्नी दोनों साथ में नहीं रहना चाहते, तो इसमें फिर सेक्शन 13B है। तो हम कह सकते हैं व्हेन बोथ पार्टीज एग्रीड दैट मैरिज शैल बी, कह सकते हैं कि मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड।
जिसे हम कहते हैं आपसी सहमति से तलाक। अब देखिए इसमें भी कुछ कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पहले, 1 महीने पहले शादी हुई है या 2 महीने पहले शादी हुई है और 2 महीने बाद हम म्यूचुअली डिवोर्स की पिटीशन लेके कोर्ट में फाइल कर दो कि हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं, हम दोनों एक दूसरे को तलाक देना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, उसमें भी कुछ कंडीशंस है, कुछ टाइम लिमिट है। तो पढ़ते एक बार इसको, तो इसके ऊपर रीड आउट कर लेते फिर समझते क्या करना है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दिस एक्ट फॉर द पिटीशन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय द डिग्री ऑफ डिवोर्स मे बी प्रेजेंटेड टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय बोथ पार्टीज। देखिए बाय बोथ पार्टीज है, अभी तक हमने पढ़ते आए थे बाय ईदर पार्टी, यहाँ पे बाय बोथ पार्टीज की बात की गई है। टू ए मैरिज टुगेदर वेदर such marriage was solemnized before or after the commencement of marriage laws on the ground that they have been living separately for a period of 1 year or more। तो यहाँ पे जो डिवोर्स का ग्राउंड है वो क्या है? यहाँ पे डिवोर्स का ग्राउंड है जहाँ पे दोनों पार्टी एग्री करती है इस बात पे कि दे हैव बीन लिविंग क्या सेपरेटली फॉर वन और मोर देन 1 ईयर। तो यहाँ पे म्यूचुअल डिवोर्स का ग्राउंड ये रहा कि अगर दोनों पार्टी 1 साल या 1 साल से ज़्यादा अधिक समय से सेपरेटली रह रहे, एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, तो फिर इस पेज पे फिर म्यूचुअल डिवोर्स मिल सकता है। मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए, तभी दोनों पार्टीज म्यूचुअल डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि उनकी पिटीशन तभी एक्सेप्ट की जाएगी। सेकंड सबसेक्शन कह रहा है इसका, ऑन द मोशन ऑफ बोथ द पार्टीज मेड अर्लियर देन 6 months आफ्टर द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 और नॉट लेटर देन 18 months after the said date, if the petition is not withdrawn in the meantime, the court shall on be satisfied after hearing the parties, after making such inquiry as it thinks fit, that the marriage has been solemnized and that averments in the petition are true, pass a degree of divorce declaring the marriage to be dissolved with the effect from the date of decree। देखिए पहले म्यूचुअल डिवोर्स समझते होता कैसे ना। म्यूचुअल डिवोर्स हमेशा 2 मोशंस में होता है, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन में क्या होता है कि आप समझिए कि फर्स्ट मोशन में पिटीशन फाइल की जाती है। पिटीशन फाइल करने के बाद जो कोर्ट आपको समय देती है फॉर द नेक्स्ट मोशन, जिसे हम कहते हैं सेकंड मोशन, वो देती है मिनिमम 6 month का। मतलब आफ्टर 6 month सेकंड मोशन स्टार्ट होगा। वो इसलिए दिया जाता है कि पिटीशन फाइल करने के बाद कोर्ट को लगता है अगर पति पत्नी में अपना विचार बदलना चाहे, मीनवाइल अगर वो ये तय करना चाहे कि हम दोनों साथ में रह सकते हैं, तो मीनवाइल वो पिटीशन विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए 6 month का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो सेकंड मोशन आपका आएगा आफ्टर 6 months। सेकंड मोशन बेसिकली जो पिटीशन होती है उसके मेरिट देखे जाते हैं, उसके जो कोर्ट है, न्यायालय, वो तय करता है कि ये जो इन्होंने पिटीशन में जो स्टेटमेंट्स दिए वो सही है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि इन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है किसी और चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि पति पत्नी जानबूझकर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर देता है क्योंकि उनको अलग जगह बेनिफिट चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी होगी जहाँ पे डिवोर्स का कोटा होता है, वहाँ उनको बेनिफिट चाहिए होता है, या फिर किसी और तरह का बेनिफिट हो, तो ये भी कोर्ट को देखना होता है। आफ्टर 6 months सेकंड मोशन के अंदर पिटीशन देखी जाती है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनली डिवोर्स डिग्री पारित कर दी जाती है। अब इसमें एक चीज़ ये है, नॉट बिफोर 6 months, सेकंड मोशन वाली बात कही गई है, और नॉट लेटर देन 18 months। मतलब सेकंड मोशन का मिनिमम जो टाइम है वो 6 month का है और 18 महीने से ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसमें चेंजेस करे, कुछ गाइडलाइन जारी करी है फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। सेकेंड मोशन के अंदर ये 6 months का जो टाइम पीरियड होता है ना, जो हस्बैंड वाइफ को दिया जाता है अगर वो अपनी पिटीशन विड्रॉ करना चाहे, वो जो समय जो दिया जाता है इसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ये कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों को अलग रहते 18 महीने या उससे ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर ऐसी परिस्थिति के अंदर जो 6 month है सेकेंड मोशन के लिए, जो 6 month का टाइम दिया गया है कूलिंग ऑफ पीरियड, इसको वे ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर पति पत्नी 1.5 साल से ज़्यादा समय से अलग रह रहे हैं और वो फिर कोर्ट के अंदर म्यूचुअली डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, वहाँ पे वो बताते हैं कि हम 1.5 साल मतलब 18 महीने से साथ में नहीं रह रहे,
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर सेकंड मोशन की जो टाइम दिया जाता है 6 मंथ वाला कूलिंग ऑफ पीरियड, उसको कोर्ट वे ऑफ कर सकता है। तो सेक्शन 13 भी था आपका म्यूचुअल डिवोर्स। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 14, नो पिटिशन फॉर डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज। देखिए म्यूचुअल डिवोर्स के लिए हमने कहा था कि 1 साल से अलग समय से अगर पति पत्नी साथ में नहीं रह रहे तो म्यूचुअल डिवोर्स की डिग्री दे सकते हैं, बात की थी हमने अभी। तो ऐसा कहाँ बताया गया है, ये सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 क्या कहता है कि नो पिटिशन ऑफ डिवोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद 1 ईयर ऑफ मैरिज, मतलब अगर किसी शादी को 1 साल पूर्ण नहीं हुआ है तो उस दौरान डिवोर्स पिटिशन फाइल नहीं की जा सकती। तो नो पिटिशन विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज हम कह सकते हैं। ये कहना चाह रहा है सेक्शन 14 कि 1 साल के भीतर अगर शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है तो उसमें डिवोर्स पिटिशन फाइल नहीं की जा सकती। इसने दोनों की बात की है। अब देखिए यहाँ पे इसने ऐसा कुछ नहीं बोला एक कंटेस्टेड डिवोर्स की बात की, म्यूचुअल डिवोर्स की बात की या तो डिवोर्स की बात की। जाहिर सी बात है यहाँ पे म्यूचुअल डिवोर्स जो हो रहा है या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स है, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 13B, इन दोनों के लिए कंडीशन है सेक्शन 14 के कि 1 साल के अगर शादी को 1 साल हुआ तो डिवोर्स पिटिशन फाइल नहीं की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये बार है, मतलब एक तरह की रुकावट है या फिर तलाक देने से पति पत्नी को रोकता है। कब तक? 1 साल के लिए। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कौन सा सेक्शन है जो तलाक देने से रोकता है। तो ये आ गया आपका सेक्शन 14। रोकता है, हमेशा तो नहीं रोक सकता लेकिन कम से कम 1 साल के तो रोक रहा है। फिर भी यहाँ पे सेक्शन 14 में कुछ सर्टन सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, परिस्थिति दी हुई है जहाँ पे डिवोर्स पिटिशन फाइल की जा सकती है। कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा हार्डशिप है, मतलब इम्पॉसिबल है रेस्पोंडेंट के साथ रहना, ऐसी परिस्थिति बन जाए, मान लीजिए उसका बिहेवियर इस तरह का या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति के साथ रहा नहीं जा सकता, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कोर्ट ऐसी पिटिशन को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन न्यायालय को कंफर्म करना होगा कि जो एलिगेशन या जो पॉइंट्स पिटिशन में कहे गए वो सही है। तो एक्सेप्शनल हार्डशिप के अंदर बिफोर 1 ईयर कोर्ट एंटरटेन कर सकता है पिटिशन को। डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन शैल या व्हेन मे रीमैरी। When a marriage has been dissolved by degree of divorce and either there is no right of appeal against the divorce of degree, or if there is such right of appeal, the time for appealing has expired without an appeal having been presented, or an appeal has been presented but has been dismissed, it shall be lawful for either party to marry again. इसमें 3 कंडीशंस दिए इसने, वो फुलफिल होनी चाहिए। पहला कंडीशन ये दी है कि when there is no right to appeal, there is no right to appeal। पहला इसका क्लॉज है when there is no right to appeal, जहाँ पे उसको अपील करने का राइट ही नहीं है। मान लीजिए हस्बैंड ने पिटिशन फाइल की थी, हस्बैंड के फेवर में डिग्री आई है, डिवोर्स डिग्री ना, यहाँ वाइफ ने सेकंड मैरिज कर ली। सेकंड मैरिज करने के बाद वाइफ ने इस डिवोर्स डिग्री के अगेंस्ट अपील करी है, तो जाहिर सी बात है जब पत्नी ने खुद ने दूसरी शादी कर ली तो इसको फिर इसके अगेंस्ट अपील करने का अधिकार खत्म हो गया। तो पहली चीज़ ये कह रहा है देयर इज नो राइट टू अपील। सेकंड कारण ये कह रहा है द टाइम फॉर अपीलिंग हैज एक्सपायर्ड विदाउट द अपील हैविंग बीन प्रेजेंटेड। अपील का भी देखिए समय सीमा होती है। ऐसा नहीं है कि आज मान लीजिए किसी कोर्ट का फैसला आया है और आप 2 साल बाद 3 साल बाद या आपकी इच्छा हो रही है जब आप उसके अगेंस्ट अपील कर रहे हो, नहीं, वहाँ पे भी टाइम लिमिट है। तो अगर टाइम लिमिट क्रॉस कर जाता है, जो समय सीमा है अपील करने की ऑर्डर के अगेंस्ट, अगर वो निकल जाती है तो फिर अदर पर्सन मे रीमैरी। अगर हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 90 डेज़ का टाइम पीरियड। तो देखिए यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो अपील का टाइम है वो 90 डेज़ का है। अगर 90 डेज़ निकल गए, डिग्री पारित हुए, उस दौरान अपील नहीं हुई है तो यहाँ पे अदर पर्सन कैन रीमैरी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हिंदू मैरिज एक्ट में तो टाइम पीरियड 90 डेज़ है और जो फैमिली कोर्ट एक्ट है, फैमिली कोर्ट एक्ट, इसके अंदर ये टाइम पीरियड 30 डेज़ है। तो इस पर भी कई बार कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है।
ऐसा मुकदमा जहाँ पे पत्नी ने अपील की थी 30 दिन बाद, तो पति ने उसको डिफेंड करते हुए कहा था कि फैमिली कोर्ट एक्ट के अगेंस्ट, तो पति ने यहाँ पे डिफेंड किया था कि एज़ पर फैमिली कोर्ट एक्ट वहाँ पे टाइम पीरियड 30 डेज़ का है, और वाइफ ने जो अपील करी है वो आफ्टर 30 डेज़ करी है, तो जो अपील है इसको स्वीकार न किया जाए। अपील हैज़ बीन डिसमिस्ड। कि पत्नी ने या पति ने आगे अपील की थी लेकिन वो डिसमिस हो गई है, कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इतना आसान नहीं है सेकंड दूसरा विवाह करना, क्योंकि डिपेंड्स ऑन कि जो सामने वाली अपोजिट पार्टी है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, वो अपील कहाँ तक लेके जाएगा, कौन सी कोर्ट तक जाएगा, वो ये डिपेंड करता है। तो 3 कंडीशंस हो गई यहाँ पे, व्हेन देयर इज नो राइट टू अपील, टाइम लिमिट अगर बाहर हो जाए, या फिर अपील हैज़ बीन डिसमिस्ड। ऐसी परिस्थिति के अंदर डाइवोर्स पर्सन में रीमैरिज। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फर्दर सेक्शंस की। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक पर बात करेंगे, फर्दर सेक्शंस की बात करेंगे। तब तक आप इसे रीड आउट कीजिए, समझिए, और कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।